आज की कहानी अहंकारी साधु। एक बार की बात है। होशियार और चतुर नाम के दो साधु थे जिन्होंने गुरुकुल में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब दोनों का एक ही सपना था कि शहर जाके खूब नाम कमाना है। शहर वहां से काफी दूर था और रास्ते में एक जंगल भी पड़ता था जहाँ खतरनाक जानवर भी रहते थे। तो दोनों ने एक साथ सफर तय करने का फैसला किया। वैसे तो दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि दोनों अपने अपने आप को एक दूसरे से ज्यादा गुणवान समझते थे और दोनों में इस बात का अहंकार कूट कूट के भरा हुआ था। पर आप तो जानते ही हैं, मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देती। जंगल में खतरनाक जानवर के डर ने दोनों को नकली दोस्त बनवा दिया और दोनों दोस्त होने की एक्टिंग करने लगे। शहर का रास्ता काफी लंबा था और अब शाम भी होने लगी थी। दोनों चलते चलते बहुत थक भी गए थे। दोनों ने फैसला किया कि वो रात में जंगल पार नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें खतरा ज्यादा है। पर अब दोनों इस बात से परेशान थे कि रात कहाँ बिताई जाए। तभी उनको दूर एक गांव दिखाई दिया। उस गांव में पहला घर वीर प्रताप नाम के एक ठाकुर का था, जो बहुत अमीर और स्वभाव से एक नेक दिल इंसान था। तो दोनों ने सोचा, क्यों ना आज ठाकुर साहब के यहाँ रुककर आराम किया जाए, और ठाकुर इतने अमीर हैं तो आज रात हमारी दावत तो पक्की है, और क्या पता कल सुबह जाते समय हमें कुछ सोने के सिक्के भी उपहार में दे दे। ऐसा सोचकर दोनों ठाकुर के घर गए और कहने लगे, कृपया आज रात हमें अपने घर पर ठहरने दे। कल सुबह होते ही हम शहर की तरफ निकल जाएंगे। सारी बात सुनकर वीर प्रताप ने कहा, अरे ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। मुझे आप दोनों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। जब तक आपका मन करे आप यहाँ रह सकते हैं। आप अपने विश्राम कक्ष में जाइए, आराम कीजिए। मैं आपके लिए जलपान की व्यवस्था करता हूँ। फिर दोनों अपने अपने कक्ष में चले गए और फिर ठाकुर पानी लेकर पहले होशियार के पास आए और कहने लगे, लीजिए आप पानी पीजिए। और ये तो मेरा सौभाग्य है कि दो विद्वान साधुओं की सेवा करने का मौका मिला है मुझे। आप दोनों से तो जरूर कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा मुझे। अरे ठाकुर साहब, दो नहीं सिर्फ एक, क्योंकि सिर्फ मुझे ही सभी शास्त्रों का ज्ञान है और वो चतुर तो सिर्फ नाम का चतुर है। बुद्धि से तो वह गधा है, गधा। उसके दिमाग में तो सिर्फ गोबर ही भरा हुआ है। होशियार के मुंह से अपने साथी के बारे में ऐसा सुनकर ठाकुर वीर प्रताप को बड़ी हैरानी हुई। फिर वो पानी लेकर चतुर के पास गए और कहने लगे, अरे सौभाग्य है मेरा जो दो विद्वान साधु हमारे घर पधारे। आप दोनों के नाम से ही पता चलता है कि आप कितने बुद्धिमान होंगे। अरे ठाकुर साहब, सिर्फ साधु होने से बुद्धिमानी नहीं आ जाती। और शायद मेरे साथी की शक्ल आपने अच्छे से नहीं देखी। वो तो शक्ल से ही घोंचू लगता है। मैंने ही अच्छे से ज्ञान प्राप्त किया है और गुरुकुल का सबसे होनहार विद्यार्थी सिर्फ मैं था। और हाँ, होशियार नाम रखने से कोई होशियार नहीं हो जाता। वो तो बैल बुद्धि है। भगवान ने गलती से उसे इंसान बना दिया, नहीं तो गाय भैंसों के झुंड के साथ फिर रहा होता कहीं। दोनों साधुओं से एक दूसरे के लिए ऐसे विचार सुनकर वीर प्रताप को बहुत हैरानी हुई। फिर वो दोनों साधुओं के लिए खाने की व्यवस्था करने के लिए वहां से चले गए और कुछ ही देर में ठाकुर साहब ने आवाज लगाई और कहा, होशियार जी और चतुर जी, खाना लग गया है। आप भोजन करने के लिए आ जाइए। दोनों साधु
ठाकुर साहब की हवेली की दावत खाने के लिए तैयार थे। खूब सारे पकवान और 56 भोग के बारे में सोच सोचकर उनकी भूख बेकाबू हो रही, पर ठाकुर साहब भोजनालय ले जाने के बजाय दोनों साधुओं को अपने अस्तबल की ओर ले गए। ठाकुर साहब आगे आगे और दोनों साधु पीछे पीछे। अब साधुओं को लगा कि शायद भोजन से पहले ठाकुर साहब हमें अपना पूरा घर दिखा रहे हैं, पर कुछ ही देर बाद उनके होश उड़ने वाले थे। इस बात की उनको कोई भी खबर नहीं थी। अस्तबल में पहुंचने के बाद सामने पड़ी हुई घास की तरफ इशारा करते हुए ठाकुर वीर प्रताप कहने लगे, होशियार जी और चतुर जी, कृपया भोजन ग्रहण कीजिए। ये देखकर दोनों साधु गुस्से से आग बबूला हो गए और कहने लगे, ये क्या मजाक कर रहे हो आप नहीं जानते हम दो विद्वान साधु हैं और आपके इस व्यवहार के लिए हम आपको श्राप भी दे सकते हैं। अरे अरे अरे, आप दोनों तो गुस्सा हो गए। होशियार जी, जरा आप एक बात बताइए। अंदर तो आप कह रहे थे कि वो तो सिर्फ नाम का ही चतुर है, बुद्धि से तो वो गधा है, गधा। उसके दिमाग में तो सिर्फ गोबर ही भरा हुआ है। और चतुर जी, आप ही ने तो बोला था होशियार नाम रखने से कोई होशियार नहीं हो जाता। वो तो बैल बुद्धि है, बैल बुद्धि। भगवान ने गलती से उसे इंसान बना दिया। आप दोनों ने एक दूसरे की जो विशेषता मुझे बताई, उसी के आधार पर ही मैंने इस भोजन की व्यवस्था की है। मुझे तो डर था, अगर मैंने दो विद्वान साधुओं के लिए पूरी सब्जी और 56 भोग की व्यवस्था कर दी तो ये कहीं गुस्सा ना हो जाए और गुस्से में आकर मुझे श्राप ना दे दे। आप ही बताइए, अब मैं कहीं गलत हूँ तो? ठाकुर के मुंह से ये बात सुनते ही दोनों साधु बहुत शर्मिंदा हुए और दोनों ने हाथ जोड़कर ठाकुर से माफी मांगी और कहा, हमें क्षमा कीजिए। आज आपने हमारी बुद्धि पे गिरा हुआ अहंकार का पर्दा हटा दिया है। अब हमें अपनी गलती का सबक मिल गया है। ऐसा कहकर दोनों साधुओं ने अपनी गर्दन को शर्मिंदगी से झुका लिया। इस प्रकार ठाकुर ने दोनों साधुओं की अकल को ठिकाने लगा दिया। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे। नन्ही चिड़ैया। नन्ही चिड़ैया। आज की कहानी शेर का दिल आया गधी पर। सालों पहले की बात है। मोहनपुर नाम का एक बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में सब मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव में पलटू नाम का एक गरीब धोबी भी अपने गधे के साथ रहता था। पलटू अपने गधे को प्यार से भगल्लू बुलाता था। अब घरों में वॉशिंग मशीन आ जाने के कारण धोबी की आमदनी कम हो गई थी, जिसकी वजह से वो अपने और भगल्लू के लिए भर पेट खाना भी नहीं जुटा पाता था। भर पेट खाना न मिलने से भगल्लू बहुत ही कमजोर हो गया था। पलटू को हमेशा भगल्लू के स्वास्थ्य की चिंता रहती थी। एक दिन ठंड के मौसम में पलटू भगल्लू को लेकर एक जंगल से गुजर रहा था। तभी अचानक से बर्फीला तूफान आ गया और ज्यादा ठंड होने के कारण भगल्लू बुरी तरह से कांपने लगा। उसको कांपता देख पलटू बहुत परेशान हो गया। अरे, लगता है अगर मैंने जल्दी कोई उपाय नहीं किया तो ठंड से मेरा भगल्लू मर जाएगा। इसके लिए मैं आग जलाता हूँ, तभी से ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। पलटू जैसे ही लकड़ी बीनने के लिए आगे बढ़ा, उसको एक मरा हुआ शेर दिखाई दिया। तभी उसको एक तरकीब सूझी। उसने तुरंत ही शेर की खाल अपने भगल्लू को पहना दी ताकि उसको थोड़ी गर्मी मिल सके।
और भगल्लू को लेकर वो अपने गांव की तरफ चल दिया और चलते चलते भगल्लू से कहने लगा, अरे देखा भगल्लू, कितनी शानदार ड्रेस लाया हूँ। मेरा प्यारा भगल्लू इस ड्रेस में जंगल का राजा लग रहा है, राजा। कुछ ही देर में तूफान गुजर गया और वो अपने गांव पहुंच गया। लेकिन जैसे ही लोगों ने पलटू और उसके साथ भगल्लू को देखा तो सब डर के मारे चिल्लाते हुए भागने लगे। अरे भागो भागो, हाँ भागो भागो, गांव में शेर आ गया है, जल्दी से भागो, नहीं तो ये हमें कच्चा चबा जाएगा। शेर? और वो भी गांव में? कहाँ है शेर? जरा मैं भी तो देखूं। वो इधर उधर देखने लगा, तभी भगल्लू को देखकर उसको समझ आ गया। ओह, तो ये है शेर। इसको देखकर लोग भाग रहे हैं। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई और वो गधे के कान के पास जाकर कहने लगा, अरे वाह भगल्लू, ये तो कमाल ही हो गया। देखो, इसे कहते हैं किस्मत। सभी लोग तुम्हें शेर समझकर डर के मारे भाग रहे हैं। चलो इसी मौके का फायदा उठाते हैं। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अब अपने मुंह पर ताला लगा दो तुम। आज के बाद एक भी शब्द मत निकालना अपने मुंह से, समझ गए ना? अरे सुनो गांव वालों, मैंने गधा बेचकर ये शेर खरीद लिया है और ये मेरी सारी बातें मानता है। अगर तुम सभी को अपनी जान प्यारी है तो तुम सबको अपनी संपत्ति में से मुझे हिस्सा देना होगा। और हाँ, इस गांव का प्रधान आज से मैं हूँ। अगर किसी को मेरा फैसला मंजूर नहीं तो जरा आकर मिल ले मेरे शेर से। सभी को अपनी जान की परवाह थी तो सभी ने मिलकर फैसला किया कि वो पलटू की सारी बात मानेंगे और आज से पलटू को ही गांव का प्रधान बना देंगे। अब पलटू और भगल्लू दोनों मजे से रहते और बिना मेहनत करे उनको भर पेट खाना मिलता। ऐसा करते करते कुछ दिन बीत गए। एक दिन प्रधान पलटू बैठे हुए सभा कर रहे थे और भगल्लू भी पास ही के खेत में घूम रहा था। तभी अचानक से एक सुंदर सी गधी वहां आ गई। इतनी सुंदर गधी को देखकर भगल्लू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने गधी से कहा, देखकर आपको मेरा दिल गया मचल। सोच रहा हूँ लिख दूं आप पर एक प्यारी सी गजल। ये गुलाबी होंठ, सुनहरी पूंछ और पतली कमर, क्या बनोगी आप इस नाचीज की हमसफर। शेर बने गधे से शादी का प्रस्ताव सुनकर गधी बहुत खुश हो गई और कहने लगी, देखिए सुनहरे बाल, मोटे मोटे गाल और मदमस्त चाल, मैं भी हो गई थी आप पे कायल। अब सुन के आपकी शायरी मेरा दिल भी हो गया है घायल। सिर्फ आपके ही नाम का हो सिंदूर और पैरों में हो पायल। खुशी से ये कहकर गधी हाँ में सिर हिलाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। हाँ सुनते ही भगल्लू के कान में शादी की शहनाई बजने लगी और वो सब कुछ भूलकर गधी के साथ मिलकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। पास ही खड़े लोग और पलटू ये सब देख रहे थे और गांव वालों को समझते देर न लगी कि ये शेर की खाल में छुपा हुआ पलटू का गधा भगल्लू ही है। फिर लोगों ने ना आओ देखा ना ताओ और लाठी डंडे से गधे और पलटू की जमकर पिटाई कर दी। जैसे तैसे दोनों वहां से जान बचाकर भागने लगे और जाते जाते पलटू कहने लगा, अरे राम, मार डाला। कमबख्तों ने बहुत लाठियां बरसाई है मेरे पर। अरे बेवकूफ, मैंने कहा था ना अपना मुंह बंद रखना, लेकिन अब समझ आए लोग तुझे गधा क्यों कहते हैं। सही कहा है किसी ने, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। कमबख्त, तेरे चक्कर में मेरी भी पिटाई हो गई। अब जल्दी जल्दी भाग यहाँ से, वरना यहीं समाधि बना देंगे हमारी ये।
अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे। हमेशा की तरह आज का सवाल, गधे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पहले 5 सही जवाब देने वालों के घर नन्ही चिड़ैया भिजवाएगी एक छोटा सा गिफ्ट। अगर आप भी चाहते हैं नन्ही चिड़ैया से गिफ्ट लेना तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके आज के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो। जुड़े रहिए, सीखते रहिए और जीतते रहिए। नन्ही चिड़ैया। नन्ही चिड़ैया। आज की कहानी पतलू परचून वाला। एक बार की बात है, एक बहुत सुंदर सा नगर था। उसी नगर में एक छोटी सी परचून की दुकान भी थी। उस दुकान के मालिक को सब लोग पतलू परचून वाला के नाम से पुकारते थे, क्योंकि पतलू शरीर से काफी कमजोर था, लेकिन दिल से वो बहुत दयावान और ईमानदार था। वो जरूरतमंदों की हमेशा मदद करता था और बिना किसी चिंता के लोगों को उधार सामान भी दे दिया करता था। एक दिन शांता ताई पतलू की दुकान से कुछ सामान लेकर जैसे ही लौटने लगी, तभी पतलू ने आवाज लगाई, अरे ओ शांता ताई, अपने पैसे तो लेते जाओ। जल्दी जल्दी में आपने मुझे ज्यादा पैसे दे दिए थे। ये लो, आप अपने पैसे ले जाओ। पतलू अपनी ईमानदार और दरियादिली के लिए अपने इलाके में मशहूर था। कुछ लोग उसकी इस अच्छी आदत का गलत फायदा भी उठा लेते थे। वो उसकी दुकान से सामान खरीद लेते और पैसे उधार कर जाते और वापस भी नहीं चुकाते थे। इस वजह से कभी कभी उसको भारी नुकसान भी झेलना पड़ता था, लेकिन फिर भी उसने अपनी अच्छी आदतों को नहीं बदला। एक दिन पतलू दुकान पर बैठा था, तभी एक साधु पतलू के पास आए और कहने लगे, अरे बेटा, जरा एक बिस्कुट का पैकेट देना। हाँ बाबा, ये लो आपका बिस्किट का पैकेट। पतलू ने बाबा को बिस्किट दे दिया और बाबा ने पूरा पैकेट खाने के बाद पतलू से कहा, बेटा देखो, अब भले ही तुम मुझे डांट लगाओ या मेरी पिटाई करो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं कई दिनों से भूखा था, इसलिए मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, वरना तुम मुझे बिस्कुट बिल्कुल नहीं देते और यहाँ से भगा भी देते। अरे बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? भूखे को खाना खिलाने से बड़ा कोई धर्म है क्या? आप चिंता मत कीजिए, अगर आपको और बिस्किट खाना है तो आप खा लीजिए। और हाँ, भविष्य में अगर मैं आपके काम आ पाया तो इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तभी अचानक से एक तेज बिजली कड़की और साधु का रूप छोड़कर भगवान अपने असली स्वरूप में आ गए और पतलू से कहने लगे, अरे बालक, लोगों ने कई बार तुम्हारी दुकान से सामान लेकर भी तुम्हें पैसे नहीं दिए। इतना कुछ होने के बाद भी तुमने मुझे खाना खाने को दिया। तुम तो सच में बड़े दयालु और दानवीर हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। और सही कहा तुमने, भूखे को खाना खिलाने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की करो। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और कुछ ही दिनों में पतलू की किस्मत पलट गई। अब उसकी छोटी सी दुकान एक बड़े किराने के स्टोर में बदल गई। अंत में पतलू कहने लगा, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और ईमानदारी से अपना जीवन जीना चाहिए। अगर आप भी मेरी तरह ईमानदार हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर इस पतलू परचून वाले की कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना आप। हमेशा की तरह
आज का सवाल, परचून की दुकान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पहले 5 सही जवाब देने वालों के घर नन्ही चिड़ैया भिजवाएगी एक छोटा सा गिफ्ट। अगर आप भी चाहते हैं नन्ही चिड़ैया से गिफ्ट लेना तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके आज के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो। जुड़े रहिए, सीखते रहिए और जीतते रहिए। नन्ही चिड़ैया। नन्ही चिड़ैया। आज की कहानी, राखी चोर डाकिया। भैया कैसे हो? मैंने आपको ये पूछने के लिए कॉल किया कि आपको राखी मिली या नहीं। मैंने करीब 10 दिन पहले स्पीड पोस्ट से भिजवा दी थी। हाँ बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी राखी नहीं मिली है। मैं तो खुद ही इंतजार कर रहा था तुम्हारी राखी का, क्योंकि कल तो रक्षाबंधन ही है। मुझे लगा था तुम इस बार भूल गई हो मुझे राखी भेजना। अरे भैया, आप कैसी बात कर रहे हो? मैं राखी भेजना कैसे भूल सकती हूँ? आप जरा पता करो अपने एरिया के पोस्टमैन से। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं पता करता हूँ। पापा, इस बार बुआ जी ने राखी नहीं भेजी क्या? हर बार तो राखी और मिठाई कई दिन पहले ही आ जाती थी। कह तो तुम सही रहे हो बेटा, कल तो रक्षाबंधन ही है। राखी तो आ जानी थी अभी तक। पता नहीं अब की बार राखी कहाँ रह गई। जरा मैं हमारे पड़ोसी मोहनलाल जी से पूछ कर आता हूँ, क्या पता डाकिया उनके घर देकर चला गया हो। ऐसा कहकर रामलाल अपने पड़ोसी मोहनलाल के घर गया और कहने लगा, अरे मोहन भाई, डाकिया कोई डाक देकर गया है क्या हमारी? दरअसल अब की बार हमारी राखी ही नहीं आई। अरे, आपकी राखी भी नहीं आई क्या? मुझे लगा सिर्फ हमारी ही राखी नहीं आई है। फिर तो जरूर कोई गड़बड़ है। चलो चलकर पूछते हैं सरपंच जी से। कहीं डाकिया सरपंच जी को तो सभी डाक देकर नहीं चला गया। फिर मोहनलाल और रामलाल पेड़ के नीचे बैठे बबलू सरपंच के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। उनकी बातें सुनकर सरपंच कहता है, अरे क्या तुम लोग नहीं जानते, हमारे गांव के पुराने डाकिये का तो यहाँ से तबादला हो गया है और उसकी जगह कोई नया डाकिया आया है। मैं तो खुद परेशान हूँ, इस बार मेरी पेंशन ही नहीं आई। चलो जरा डाक घर चल कर ही देखते हैं आखिर माजरा क्या है। फिर सरपंच और गांव के कुछ लोग मिलकर डाकघर की तरफ चल दिए और जैसे ही वो डाकघर में पहुंचे तो वहां का नज़ारा देखकर वे सभी सन्न रह गए। मोटा पेट वाला डाकिया, जिसका नाम पपलू था, बैठा हुआ मिठाई खा रहा था और बहुत सारी राखी उसने वहीं रखी हुई थी। उसके घर का नज़ारा देखकर लोगों को समझते हुए देर नहीं लगी कि आखिर माजरा है क्या। फिर सरपंच कहने लगा, ओह, तो ये है असली चोर। यहाँ कोई अपनी राखी का, कोई अपनी पेंशन का, कोई अपने सरकारी डॉक्यूमेंट्स का इंतज़ार कर रहा है और तुम सबकी डाक पहुँचाने की बजाय राखियों के साथ आई मिठाइयों को चुरा कर खा रहे हो। सरकार तुम्हें वेतन देती है लोगों की डाक पहुँचाने का, लेकिन तुम तो सबकी डाक अपने पास लिए ही बैठे हो। तुमसे बड़ा पापी कौन होगा? क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुमने अपने स्वार्थ के चक्कर में कितने लोगों का नुकसान कर दिया? तुम्हारे किए की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। गांव वालों, आज इस पपलू को सबक सिखाकर ही दम लेंगे हम। ये तो नाम से ही पपलू होने के साथ साथ काम से भी पपलू है। फिर गुस्से से भरे गांव वालों ने न आओ देखा न ताओ और पपलू डाके की जमकर धुनाई कर दी। इस तरह चोर डाके को अपने कर्मों की सजा मिली। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे। हमेशा की तरह आज का सवाल,
डाकघर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पहले 5 सही जवाब देने वालों के घर नन्ही चिड़ैया भिजवाएगी एक छोटा सा गिफ्ट। अगर आप भी चाहते हैं नन्ही चिड़ैया से गिफ्ट लेना तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके आज के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो। जुड़े रहिए, सीखते रहिए और जीतते रहिए। नन्ही चिड़ैया। नन्ही चिड़ैया। आज की कहानी गर्भवती शेरनी और चुलबुला चूहा। एक बार की बात है, एक बहुत सुंदर जंगल था। उसी जंगल में एक गुफा भी थी जिसमें एक शेर अपनी पत्नी के साथ रहता था। शेर बहुत खुश था क्योंकि उसकी पत्नी गर्भवती थी और जल्द ही वो पिता बनने वाला था। शेर अपनी पत्नी की बहुत देखभाल करता था। हर रोज की तरह एक दिन शेर खाने की व्यवस्था करने के लिए अपनी गुफा से चला गया और शेरनी भी गुफा के बाहर आके आराम करने लगी। कुछ ही देर बाद रास्ते से गुजर रहे चुलबुले नाम के एक शरारती चूहे की नजर शेरनी पे पड़ी। शेरनी को सोता हुआ देख वो सोचने लगा, ओह, तो जंगल की रानी सो रही हैं। क्यों ना आज देख ही लिया जाए कि कौन ज्यादा ताकतवर है, मेरी मूंछ का बाल या इनकी पूंछ का बाल। ऐसा सोचकर चुलबुला चूहा शेरनी के पास गया और उसकी पूंछ के साथ खेलने लगा। ये सब करने में चूहे को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। तभी अचानक से सोई हुई शेरनी गुस्से में जाग उठी और उसने झट से चूहे को अपने पंजों में दबोच लिया। जैसे ही गुस्से में शेरनी चूहे को खाने ही वाली थी, तभी चूहा समझ गया कि अब वो नहीं बचेगा। चूहे ने घबराते हुए कहा, हे जंगल की रानी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर आप मुझे खा जाओगी तब भी आपको क्या ही मिलेगा, पिद्दी सा चूहा हूँ मैं, आपका पेट थोड़ी ना भरेगा मुझसे, दांतों में ही कहीं फंस कर रह जाऊंगा मैं। प्लीज मुझे जाने दो। अगर आप मुझे जाने दोगी तो शायद भविष्य में मैं आपके काम आ जाऊं। चूहे की ऐसी बातों को सुनकर शेरनी को हंसी आ गई और हंसते हंसते शेरनी कहने लगी, ये मजाक अच्छा था, जरा पहले खुद की हालत तो देखो। अगर मैं एक दहाड़ लगा दूं तो यहीं प्राण निकल जाएं तुम्हारे। इस छोटे से मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें अच्छी नहीं लगती। तुम तो खुद इतने छोटे हो, पहले खुद की मदद कर लो, फिर मेरी मदद की सोचना। और हाँ, तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर छोड़ रही हूँ, आगे से यहाँ दिखाई मत पड़ना, नहीं तो मेरे होने वाले बच्चे तुम्हें सुबह का नाश्ता समझकर खा जाएंगे। ये कहकर उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहे ने शेरनी को धन्यवाद कहा और अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। काफी दिन बीत जाने के बाद एक दिन ऐसा भी आया जब शेर की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वो अपने और अपनी गर्भवती पत्नी के खाने की व्यवस्था करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तो उस दिन गर्भवती शेरनी ने खाने की व्यवस्था करने का फैसला किया और वो खाने की तलाश के लिए जंगल में निकल गई। उन दिनों जंगल में एक शिकारी भी घूम रहा था जो जानवरों को अपने जाल में फंसाकर उनको मार देता था। पर शेरनी तो इस बात से अनजान थी और वो बिना किसी बात की परवाह किए हुए खाने की तलाश में घूम रही थी। तभी अचानक से उसको एक पेड़ के नीचे कुछ खाना रखा हुआ दिखाई दिया और जैसे ही वो खाने के पास गई, तभी अचानक से शिकारी के बिछाए हुए जाल में फंस गई। शेरनी को बहुत दर्द हो रहा था, पर अपने दर्द से ज्यादा फिक्र तो उसे
अपने पेट में पल रहे बच्चों की थी। उसने जाल को तोड़ने की बहुत कोशिश करी, पर उसकी सारी कोशिश बेकार रही और आखिर में थक हार कर वो तेज तेज दहाड़ने लगी। कुछ ही दूरी पर चुलबुला चूहा मजे से मूंगफली खा रहा था। तभी उसे शेरनी की दर्द भरी दहाड़ सुनाई दी। वो तुरंत ही समझ गया कि ये तो गर्भवती शेरनी की आवाज है और जरूर रानी साहिबा संकट में है। चुलबुले ने न आओ देखा न ताओ और वो आवाज की दिशा की तरफ दौड़ पड़ा। वहां जाकर उसने देखा शेरनी तो शिकारी के जाल में बुरी तरह से फंसी हुई है। अरे रानी साहिबा, ये कैसे हुआ? आपको तो घर पे आराम करना चाहिए था ना, आप यहाँ कैसे? अरे भाई, किस बात की रानी, जब मैं खुद की ही रक्षा नहीं कर पा रही हूँ। अपने पेट में पल रहे बच्चों और अपने पति के लिए खाना ढूंढने के लिए निकली थी, लेकिन अचानक से इस जाल में फंस गई। अब मुझे नहीं लगता कि मैं इस जाल से निकल भी पाऊंगी। यहाँ ये शिकारी मुझे मार देगा, वहाँ मेरे पति भूख और बीमारी से मर जाएंगे। रानी की ये बातें सुनकर चूहा भी उदास हो गया और कहने लगा, अरे रानी साहिबा, आपको याद है ना, आपने उस दिन मेरी जान बख्श दी थी। आज आपकी रक्षा करना मेरा धर्म है। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अब मैं आ गया हूँ ना। देखो आपका ये छोटा सा सेवक कैसे शिकारी के जाल को चुटकियों में काटता है। ये कहकर चुलबुले चूहे ने तुरंत ही अपने नुकीले दांतों से जाल को काटना शुरू किया और कुछ ही देर में उसने पूरे जाल को काटकर शेरनी को आजाद करवा दिया। चूहे की इस मदद से शेरनी की आंखें भर आई और नम आंखों से शेरनी ने कहा, चूहे भाई, मुझे माफ करना। मैंने उस दिन तुम्हारे छोटे शरीर का मजाक उड़ाया था। अब मुझे समझ आ गया है कि कभी भी किसी की भी शारीरिक बनावट और कमजोरियों का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फिर दोनों अच्छे दोस्त बन गए और खुशी खुशी वहाँ से चले गए। फिर जाते जाते चुलबुले चूहे ने सबसे कहा, कहानी अच्छी थी ना? अब जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना, तभी तो ऐसी मजेदार कहानियाँ आप रोज सुन पाएंगे। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना, तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे। नन्ही चिड़ैया।